बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हम लोगों ने डाटा कुछ थोड़ा बहुत देखा था और हम लोगों ने ये उसको विजुअलाइज करके देखा था कि कैसे वी कैन गेट अ फील ऑफ द डाटा। लेकिन इन ऑर्डर टू गो इन डेप्थ वी हैव टू अंडरस्टैंड दी कॉन्सेप्ट्स बिहाइंड देम। सो लेट्स फर्स्ट गो अहेड एंड डिफाइन स्टैटिस्टिक्स, और फिर हम ये देखते हैं कि स्टैटिस्टिक्स किन किन चीज़ों को कवर करती है, एंड देन वील कम बैक टू डाटा कि स्पेसिफिकली डाटा हमारे पास किस किस्म का हो सकता है, उसके ऊपर हम किस किस्म का काम कर सकते हैं। ठीक है जी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैटिस्टिक्स की जो डेफिनेशन है दैट्स इट्स वेरी वेग। ठीक है, और वो वेग होने की वजह थोड़ी देर में आपको समझ आएगी, लेकिन पहले देख लें कि इट्स डिफाइंड एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन। ठीक है, पहली बात है कि इट्स एन एकेडमिक डिसिप्लिन, लेकिन अब इट्स नो लॉन्गर प्योरली एकेडमिक। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे इंडस्ट्री के और इंजीनियरिंग के एस्पेक्ट्स बहुत सारे आ गए जिसको हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। इट डील्स विद ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ डाटा। ठीक है, अब ये क्या बात हुई कि ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ डाटा का क्या मतलब है। सो एसेंशियली व्हेन एवर यू हैव डाटा कमिंग इन, उसको आप किसी भी तरीके से अगर कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप उसको एनालाइज कर रहे हैं, आप उसको विजुअलाइज कर रहे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं उसकी बेसिस के ऊपर आप डिसीजंस कर रहे हैं। आगे हम देखते हैं ये सारे के सारे आप स्टैटिस्टिक्स के अंदर लेके आते हैं। बट द आइडिया इज़ दैट देयर हैज़ टू बी सम सॉर्ट ऑफ अ क्वांटिफिकेशन। ठीक है जी, कुछ ना कुछ क्वांटिफिकेशन जो है वो बीच में इन्वॉल्व होगी। उसको भी देखते हैं कि इट्स अगेन नॉट एग्जैक्टली राइट, लेकिन इस तरीके से इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरी चीज़ कि वी हैव टू लर्न फ्रॉम दिस डाटा। ठीक है, द आइडिया इज़ टू सम हाउ कॉम्पैक्ट द डाटा, कुछ ना कुछ हम उस डाटा के साथ करना चाह रहे हैं। ठीक है जी, तो दैट इज़ गोइंग टू बी आवर फोकस। अभी आप देख सकते हैं कि इट्स अ वेरी ब्रॉड टर्म। ठीक है, बहुत बड़ी डेफिनेशन है ये, तो इसको अगर आप स्पेसिफिक थोड़ा सा करना चाहें तो स्टैटिस्टिक्स के जो पर्सपेक्टिव्स हैं वो क्या क्या हैं हमारे पास। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स द आर्ट ऑफ समराइजिंग डाटा। ठीक है, यहाँ पे किसी जगह पे आर्ट लिखा हुआ है, किसी जगह पे साइंस लिखा हुआ है, तो वो देखते हैं। तो आर्ट से मुराद ये कि यू हैव टू ब्रिंग इन सम सॉर्ट ऑफ अ क्रिएटिविटी। ठीक है जी, तो यहाँ पे जिस तरह लास्ट टाइम हम लोगों ने जो किया था कि वी क्रिएटेड अ ग्राफ एंड देन वी सेड कि भाई ये ग्राफ बड़ा अच्छा नज़र नहीं आ रहा, तो इसको हम कैसे अच्छा करें, दैट इज़ वेयर योर क्रिएटिविटी कम्स इन। तो हमने बड़ी बेसिक सी बात की थी, डॉट्स को छोटा कर दो, क्रॉसेस बना दो, लेकिन इसके अंदर बड़ी तफसीलात होती हैं कि कैसे आप उसको समराइज कर सकते हैं। सो एसेंशियली यू हैव टू मेक डाटा कॉम्प्रिहेंसिबल, कि अगले बंदे को समझ आए। ठीक है, बिकॉज व्हेन यू आर ब्रिंगिंग इन अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा तो अगले बंदे को उसको समझने में दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो ये पहली चीज़। नंबर 2, इट्स द साइंस ऑफ अनसर्टेनिटी, क्योंकि वास्ट मेजॉरिटी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन आपके पास जो आजकल वर्ल्ड की जिस भी किस्म के सिस्टम्स हैं, जिस भी किस्म का डाटा आप कलेक्ट कर रहे हैं, इट्स गोइंग टू बी अनसर्टन। ठीक है, अगर आप सेंसर से डाटा लेके आ रहे हैं, मिसाल के तौर पर कहीं पे वायरलेस सेंसर नेटवर्क है, वो डाटा कैप्चर करेगा तो उसके अंदर कुछ ना कुछ फॉल्ट्स होते हैं। ठीक है, यू कैन नॉट मेक हार्डवेयर परफेक्ट। ठीक है, इस तरीके से आपके प्रोसेसेस होते हैं, वो कभी कभी मिस हो जाते हैं, सॉफ्टवेयर होता है उसके अंदर बग्स होते हैं, बहुत सारे मसाइल होते हैं, डाटा के अंदर अनसर्टेनिटी होती है। एंड इन एनी केस यू कैन नॉट कलेक्ट information about the whole world in its entirety, you have to miss things, और वो मिसिंग थिंग्स जो हैं वो अनसर्टेनिटी के अंदर आती हैं। तो इसको भी हम तफसील से देखना चाहते हैं। यू हैव टू समहाउ साइंटिफिकली अप्रोच दिस अनसर्टेनिटी। ठीक है, इसके ऊपर हम बड़ी तफसील से आगे जाके बात करेंगे। इट्स द साइंस ऑफ डिसीजंस, बिकॉज दिस इज एसेंशियली द अल्टीमेट गोल ऑफ स्टैटिस्टिक्स, कि आप डाटा को ऐसे तरीके से लेके आना चाहते हैं कि पीपल हु आर रिक्वायर्ड टू मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन दैट डाटा, पीपल और मशीन्स, दे कैन मेक दोज डिसीजंस। ठीक है जी। इट्स ऑल्सो द साइंस ऑफ वेरिएशन, जब आपके पास बहुत बड़ा डाटा आता है और आप उसको समराइज़ कर देते हैं, मिसाल के तौर पे आपको कहा जाए कि जी वेट्स, सारे कैंपस के लोगों के वेट्स जो हैं वो आप मेजर करें, तो इट्स गोइंग टू बी लाइक अ कपल ऑफ 100 डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ वेट्स। ठीक है, अब ये सारी की सारी आप किसी बंदे को सुनाना शुरू कर दें तो वो 500 से कुछ भी नहीं कर सकता। सो व्हाट डू यू डू, आम जो चीज़ जहन में आती है, यू टेक एन एवरेज। लेकिन जैसे ही आपने एवरेज ले ली तो आपको ये भूल गया कि सबसे ज़्यादा किसका था, सबसे कम किसका था। सो नाउ यू हैव टू डिफाइन कि भाई एवरेज तो इतनी है, लेकिन मैक्सिमम इतना था, मिनिमम इतना था। ठीक है, अब ये बताएं कि भाई सारे के सारे मैक्सिमम के करीब और मिनिमम के करीब थे, यानी ज़्यादा लोग एवरेज के करीब थे, तो ये सारे के सारी डिस्कशन जो हैं ये आप इसके अंदर लेके आते हैं। सो इसको कहा जाता है सेंट्रल टेंडेंसी, कि कितने लोग इस सेंटर के करीब हैं और कितने लोग बाहर हैं, इससे दूर हैं। ठीक है, टेंडेंसी उनकी क्या है कि वो सेंटर के करीब होंगे। इसको हम जाके देखेंगे। ये एक ओवरव्यू है अभी फिलहाल। ठीक है, एक ब्रीफ आपको वो बताना चाह रहे हैं कि इस किस्म के काम हम स्टैटिस्टिक्स में करना चाहते हैं। ये हर चीज़ अपनी जगह पे एक लंबी कहानी है। इट्स द आर्ट ऑफ फोरकास्टिंग एज वेल। जब ये सारे का सारा डाटा आप ले आते हैं, यू फिगर आउट कि डाटा किस जगह पे लाए करता है, और ये सारे के सारे हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाती है, देन यू टिपिकली वांट टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर, कि फ्यूचर में ये ट्रेंड्स किस तरीके से चलेंगे। स्टॉक प्राइसेस हैं आपके पास, लेट्स से आपने फ्लाइट्स प्रिडिक्ट करनी है, कस्टमर्स प्रिडिक्ट करने हैं, आप सेल्फ ड्राइविंग कार कर रहे हैं तो आप ये प्रिडिक्ट करना चाहते हैं आगे ट्रैफिक कितनी होगी, किस रूट पे मैं जाऊँ। ये सारे के सारे डिसीजंस जो हैं फोरकास्टिंग के अंदर आते हैं। इसको भी हम तफसील से देखेंगे। इट्स ऑल्सो द साइंस ऑफ मेजरमेंट एंड डाटा कलेक्शन।
जब साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज़ वाले ये स्टेटिस्टिक्स का कोर्स पढ़ाते हैं वो इस पोर्शन के ऊपर बड़ी तफसीली बहस करते हैं, ठीक है। सैम्पल्स किस तरीके से कलेक्ट करने हैं, सैम्पलिंग टेक्निक्स वगैरह, मार्केट सर्वेस, क्वेश्चनर्स, वो चीज़ें काफ़ी करते हैं। हम इसके ऊपर फोकस थोड़ा सा कम रखेंगे। इट्स नॉट टू से कि ये कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है, इट्स वेरी एसेंशियल, लेकिन द प्रॉब्लम इज़ कि कंप्यूटर साइंस के अंदर आज की लेक्चर में हम ये बात कर लेंगे कि कंप्यूटर साइंस के अंदर हम जो बात करते हैं उसके अंदर इसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। तो ऑब्वियसली यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इफ़ यू वांट टू गो इनटू द डेप्थ ऑफ स्टैटिस्टिक्स। लेकिन कंप्यूटर साइंस के अंदर जब आप स्टैटिस्टिक्स को अप्लाई करना चाहते हैं तो इसका इतना इफेक्ट नहीं है, तो हम इसको थोड़ा सा ब्रीफली टच करेंगे, हिंट्स आपको दे देंगे कि इसकी तफसीलात कहाँ से मिलेंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा इसके अंदर हम तफसील से नहीं जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी द डिफरेंस ऑफ फोकस कि हम इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन दिस पोर्शन हम ये बाकी चीज़ों के ऊपर, अनसर्टेनिटी होगी, समराइजेशन होगी, डिसीजन मेकिंग, फोरकास्टिंग, वेरिएशन, इनके ऊपर हम फोकस करेंगे इंस्टेड ऑफ दी एसेंशियली दी सोशल साइंसेज एस्पेक्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है जी। सो ये एक बात होगी। अब नेक्स्ट हम ये करना चाहते हैं कि हम डाटा की टाइप्स देखना चाहते हैं, क्योंकि इसमें से कुछ काम एक किस्म के डाटा पे हो सकते हैं, दूसरे किस्म के डाटा पे नहीं हो सकते। तो हम सबसे पहला काम ये करना चाहते हैं कि हम डाटा की टाइप्स को मेजर करना चाहते हैं, ठीक है जी। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग दोस जी। तो डाटा के बारे में सबसे पहली चीज़ हमने ये देखनी है कि डाटा आता कहाँ से है। इसमें सोर्सेज जो डाटा के हैं वो दो किस्म के होते हैं प्राइमरीली। उसमें से पहला जो है दैट इज़ विच इज़ टिपिकली द फोकस ऑफ स्टैटिस्टिक्स कोर्सेज, ठीक है, आमतौर पे जो होता है, विच इज़ डिज़ाइन डाटा, जिसको हम आर्टिफिशियली कलेक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे आप गए, आपने जाके कोई सर्वे किया, कोई क्वेश्चनर किया, आपने जाके लोगों से उनकी एजेस पूछी, डाटा कलेक्ट किया, जो आमतौर पे हम स्टैटिस्टिक्स जो समझते हैं, ठीक है, दैट इज़ डिज़ाइन डाटा। सो इनके अंदर डाटा आपको जाके बाकायदा लेना पड़ता है। तो जब आप डाटा लेंगे तो यू हैव टू डिसाइड कि क्या डाटा लेना है, कितनी एक्यूरेसी से लेना है, कितने लोगों से लेना है, किन लोगों से लेना है, वगैरह वगैरह। इसके अंदर अपनी इश्यूज होते हैं, वो एक चीज़ होती है। तो इसको कहा जाता है डिज़ाइन डाटा। इसके साथ आर्टिफिशियल लफ्ज़ इसलिए लिखा है क्योंकि यू हैव टू रियलाइज कि दिस इज़ व्हाट वी टिपिकली डू, बट दिस इज़ आर्टिफिशियली डन, दिस इज़ नॉट रियल डाटा। विच इज़ टू से कि अगर आप लोगों की एजेस पूछते हैं तो आप 10 लोगों से पूछेंगे, बाकी के 90 के साथ क्या होगा, ठीक है, बाकी 90% के साथ क्या होगा। तो दिस इज़ काइंड ऑफ आर्टिफिशियल, इट्स अ रिप्रेजेंटेटिव इफ़ यू डू इट वेल, लेकिन इट्स नॉट द एक्चुअल डाटा। तो ऑल्दो कि हम आमतौर पे स्टैटिस्टिक्स में इस किस्म के डाटा के साथ बात करते हैं, लेकिन जो डाटा कंप्यूटर साइंस में ज़्यादा इस्तेमाल होता है दैट इज़ द सेकंड टाइप, विच इज़ ऑर्गेनिक डाटा। इसको यूँ आप कह लें कि दिस इज़ प्रोसेस जनरेटेड डाटा। मिसाल के तौर पे आपने एक वेब सर्वर बनाया है, ठीक है। हम लोगों ने शुरू में बिल्कुल पहले सेमेस्टर की जो एक्स्ट्रा वीडियोस थी उसके अंदर लॉगिंग की बात की थी। उसमें बात की थी कि आपके पास एक वेब सर्वर होता है, ठीक है, वो वेब सर्वर एग्जीक्यूशन कर रहा है, उसके ऊपर वेब की रिक्वेस्ट आ रही हैं और वो उनको लॉग करता जा रहा है, ठीक है, कि फ़लाँ IP एड्रेस से मुझे फ़लाँ पेज के लिए रिक्वेस्ट आई थी, इस टाइम पे आई थी, ये पेज मैंने वापस भेजा था इतने साइज़ का। इस तरह की मुख्तलिफ बातें वो लॉग के अंदर मेंटेन करता जाता है। तो दिस वी डिडंट टेल दी वेब सर्वर कि भाई तुम मुझे बताओ कि इस टाइम पे तुम्हारे पास कौन आया है, ठीक है। वेब सर्वर वॉज रिकॉर्डिंग एवरीथिंग दैट वॉज हैपनिंग टू इट, ठीक है जी। सो दिस इज प्रोसेस जनरेटेड डाटा। और कंप्यूटर साइंस में आमतौर पे हम ये चाहते हैं कि हम प्रोसेस जनरेटेड डाटा जो है उसके ऊपर काम करें। मिसाल के तौर पे इफ़ यू वांट टू एनालाइज सेंटिमेंट्स, तो आप क्या करते हैं, जो ट्विटर की फीड चल रही है, जो एक्चुअल फीड जो कि लोग किसी और मकसद के लिए अपनी ट्विटर की फीड जो है उनको पॉपुलेट कर रहे हैं, ट्वीट्स कर रहे हैं, तो वो किसी और मकसद के लिए कर रहे हैं, लेकिन हम उसी ऑर्गेनिक डाटा को उठाकर और अपनी सेंटिमेंट एनालिसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो वी आर नॉट पिकिंग द ट्वीट्स, हम एसेंशियली जो ट्वीट्स पहले से हैं उनको जो है हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। सो वॉट एवर प्रोसेसेस आर गोइंग ऑन इन द रियल वर्ल्ड हम उनको समहाउ कैप्चर कर लेते हैं। तो मिसाल के तौर पे आपके वायरलेस सेंसर नेटवर्क के जो डाटा है वो आप कैप्चर करते हैं, नेटवर्क के ऊपर पैकेट्स इधर उधर जा रहे हैं उनको आप कैप्चर कर लेते हैं। सो द आइडिया इज स्टफ इज गोइंग ऑन अराउंड इन द वर्ल्ड और आप उसको समहाउ हुक करके उसमें से डाटा जो है ऑटोमेटिकली सेव करना शुरू कर देते हैं। तो दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनिक डाटा। इसके अंदर हम आमतौर पर कंप्यूटर साइंस के अंदर प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स को अप्लाई करते हैं। तो ये दिस इज अ मेजर शिफ्ट। तो जब आपके पास डिज़ाइन डाटा होता है आमतौर पे छोटा होता है, ठीक है, उसके अंदर बायस हो सकता है मैंने गलत चीज़ कैप्चर की हो, ठीक है, इस किस्म के गलत सवाल मैंने पूछे हों, लोगों की इंटरप्रिटेशन का उसके अंदर काफ़ी वो आता है। जबकि ऑर्गेनिक डाटा जो है दैट इज़ वेरी वाइडली यूज्ड इन कंप्यूटर साइंस बिकॉज इट्स एक्चुअल फिजिकल डाटा जिसको हम इस्तेमाल करके अपने डिसीजन मेकिंग्स कर सकते हैं, ठीक है, डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। तो इसके ऊपर तफसील से हम बाद में अगेन आएंगे बिकॉज दिस इज जस्ट एन ओवरव्यू। इन दोनों चीज़ों में एक सवाल बड़ा ज़रूरी होता है, एक कॉन्सेप्ट कह लें बड़ा ज़रूरी होता है। इस टाइम पे समझ नहीं आएगा, सिर्फ इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे वो डिस्कशन ज़रूरी है। सिर्फ एक दफ़ा लफ्ज़ बता देता हूँ, इसके ऊपर हम बाद में तफसील से आएंगे। सो फॉर बोथ ऑफ दीज योर डाटा नीड्स टू बी IID, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स की बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, अभी फिलहाल समझ नहीं आएगी, हम
स्टैटिस्टिक्स का जब एंड तक पहुंचेंगे उस वक्त बात दोबारा करेंगे, लेकिन योर डाटा हैज़ टू बी इंडिपेंडेंट। आपके पास एक डाटा पॉइंट और दूसरा डाटा पॉइंट, अगर एक बंदे का वेट आप कैलकुलेट पूछ रहे हैं, दूसरे बंदे का वेट आप पूछ रहे हैं, तो दोनों के एक दूसरे के साथ इफेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया जी। मिसाल के तौर पे अगर आप ये करते हैं कि जो एक एग्जामिनेशन हॉल है उसके अंदर आप ये कहते हैं कि ये सारे बच्चे जो साथ बैठे हुए हैं उनके मार्क्स अगर एक जैसे आ रहे हैं, इसका मतलब है दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, दरमियान में कुछ गड़बड़ चल रही है। ठीक हो गया, तो दे आर नॉट इंडिपेंडेंट डाटा। अगेन ये बात अभी यहाँ पे अच्छे तरीके से समझ नहीं आएगी, ये बाद में जाके और आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड तो अभी इसलिए आपको नहीं बता सकते क्योंकि अभी तक हमने डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं की। बट एनीवे योर डाटा हैज़ टू बी IID, इसके ऊपर हम तफसील से बाद में बात करेंगे। ठीक हो गया, एक बात हो गई। सोर्सेज ऑफ डाटा यहाँ से आते हैं आपके पास, इनको साइड पे करते हैं। दूसरी चीज़ जो कि हमारे प्रैक्टिकल साइड पे ज़रा ज़्यादा इफेक्ट करती है, दैट इज़, पहले बल्कि एक सवाल का जवाब दे दें कि एनहेंस का डाटा जो है वो किस किस्म का डाटा है। इज़ इट ऑर्गेनिक डाटा और इज़ इट डिज़ाइन डाटा। इट्स लार्ज स्केल लेकिन ऑर्गेनिक है कि डिज़ाइंड है। ठीक है, तो पॉज करके आप इसका फैसला कर सकते हैं। मैं भी बताने लगा उसका क्या जवाब है क्योंकि मैं रुक नहीं सकता। सो एनहेंस का डाटा जो है दैट इज़ डिज़ाइन डाटा, क्योंकि बाकायदा जाके सर्वे करके लोगों से पूछ के डाटा लिया गया। ठीक है, कुछ हेल्थ केयर का डाटा होता है जो कि ऑर्गेनिकली भी आप कलेक्ट कर सकते हैं, किसी वक्त बात कर लेंगे उसके ऊपर। राइट, सो नाउ वी वांट टू गो टुवर्ड्स दी एक्चुअल टाइप ऑफ डाटा, कि किस किस्म का डाटा जो है वो आपके पास हो सकता है। वेरिएबल की जो टाइप्स होती हैं, तो अक्सर आपके पास डाटा इस तरह होता है, वी थिंक ऑफ डाटा एज बीइंग नंबर्स। ठीक है, लेकिन कुछ डाटा आपके पास इस तरह का होता है विच इज़ नॉट न्यूमेरिक। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर आप रेस ले लें, ठीक है जी, तो ब्लैक, वाइट, एशियन, हिस्पैनिक, हमारे यहाँ पे भी मुख्तलिफ किस्म की रेसेस होती हैं, वो आप ले सकते हैं। तो इनकी एसोसिएटेड कोई नंबर्स नहीं है, वी कैन असाइन देम नंबर, लेकिन दीज आर एसेंशियली नॉन न्यूमेरिक डाटा। या जेंडर है आपके पास, तो मेल फीमेल, ठीक है, ये दो जेंडर्स हैं अब आपके पास, तो यू कैन असाइन देम नंबर्स। आमतौर पे लोग करते भी हैं, शायद आपने देखा भी हो, लेकिन एसेंशियली दे डोंट हैव अ न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन, तो दिस इज नॉन न्यूमेरिकल डाटा। जैसे आपके पास डाटा टाइप्स प्रोग्रामिंग के अंदर होती हैं, उसी तरीके से स्टैटिस्टिक्स के अंदर भी आपके पास कुछ कोर फंडामेंटल डाटा टाइप्स होती हैं। ठीक है, तो उन डाटा टाइप्स को हम यहाँ पे देखना चाह रहे हैं। एक दो हमने देखी भी हैं पहले, उनको पहले देख लें। मिसाल के तौर पर वेट है, सो वेट इज गोइंग टू बी अ न्यूमेरिक वैल्यू एंड इट्स कंटिन्यूअस। ठीक है, बिकॉज यू कैन हैव अ वेट ऑफ लेट्स से 64.32986298। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन योर वेट, वेइंग स्केल जो होता है आपका, जितना एक्यूरेट है उतना ज़्यादा आप उसको वो ले सकते हैं, बट इट्स अ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम ऑफ रेंजेस। ठीक है, कुछ वैल्यूज आपके पास इस तरह की होती हैं जो कि न्यूमेरिक तो होती हैं लेकिन दे आर डिस्क्रीट। तो मिसाल के तौर पे नंबर ऑफ किड्स इन अ हाउस, ठीक है, नंबर ऑफ पीपल इन अ हाउस, तो इट विल ईदर बी 2 और 3 और 4 और 5 और 6 और 7 और 8। ठीक है, डिपेंड करता है। ठीक है, और 0, तो इट डिपेंड्स। यू कैन नॉट हैव 2.3 चिल्ड्रन इन अ हाउस। ठीक है, 0.3 डज नॉट मेक सेंस, तो इट्स डिस्क्रीट, इट गोज जंप्स फ्रॉम 2 to 3। ठीक है, डिस्क्रीट का आपको पता होगा कि डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में क्या फ़र्क है। यू हैव अनदर टाइप, मिसाल के तौर पे एज ग्रुप अगर आप कहते हैं, एज अगर आप कहेंगे तो दैट इज डिस्क्रीट, 8 साल, 9 साल, 10 साल। अगर आप कहते हैं नहीं एज इसको मैंने मंथ्स भी बीच में कैलकुलेट करने, देन इट कैन बिकम कंटिन्यूअस। लेकिन एज ग्रुप जो है, अगर आप कहते हैं कि भाई मैंने लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है एज ग्रुप्स में, या वो चाइल्ड होगा, या वो एडल्ट होगा, या वो एल्डर होगा। ठीक है, 3 एज ग्रुप्स हमने बनाए हैं। ठीक हो गया, तो ये एज ग्रुप्स जो हैं दे आर नाउ नॉन न्यूमेरिक। ठीक है, तो नॉन न्यूमेरिक को कहा जाता है कि दे आर कैटेगोरिकल एंड दे आर ऑल्सो ऑर्डर्ड। ठीक है, ऑर्डर्ड से यहाँ पे क्या मुराद है कि अगर आप लॉजिकली सोचें तो देयर इज एन ऑर्डर इन दिस, कि एज के हिसाब से चाइल्ड छोटा होता है, अडल्ट बड़ा होता है और एल्डर उससे बड़ा होता है, तो देयर इज सम सॉर्ट ऑफ एन ऑर्डर इन दीज। तो ऑल्दो देर नॉट न्यूमेरिक, वी कॉल इट कैटेगोरिकल। ठीक है, कैटेगरीज हैं, बट स्टिल देयर इज एन ऑर्डर गोइंग ऑन। ठीक है, इन तीनों कैटेगरीज के अंदर एक इनहेरेंट ऑर्डर मौजूद है। ठीक है, इंट्रिंसिकली इनकी ज़ात के अंदर एक ऑर्डर जो है वो मौजूद है, तो इसको हम कहेंगे कि दिस इज कैटेगोरिकल ऑर्डर्ड डाटा। ठीक हो गया, और एक फाइनल टाइप है विच इज मिसाल के तौर पे जेंडर, इट्स ऑल्सो कैटेगोरिकल, सो मेल फीमेल, बट इट्स अनऑर्डर्ड। ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अनऑर्डर्ड। आप ये नहीं कह सकते कि सम हाउ जेंडर के हिसाब से मेल इज ग्रेटर देन फीमेल और फीमेल इज ग्रेटर देन मेल। ठीक है, ये जेंडर का जो जब आप डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं तो जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द ग्रुप्स you cannot say कि one is greater than the other. ठीक है, डिपेंडिंग probably if you calculate their GPAs, तो आप ये कह सकते हैं GPAs फीमेल्स के ज़्यादा आते हैं, मेल्स के कम आते हैं। और if you calculate based on their heights, आप कह सकते हैं मेल्स की हाइट्स ज़्यादा होती हैं, फीमेल्स की हाइट्स ऑन एवरेज कम होती हैं। सो बेस्ड ऑन सम अदर प्रॉपर्टीज यू कैन से दैट वन इज ग्रेटर और लेस दैन दी अदर, लेकिन इंट्रिंसिकली इनकी ज़ात के अंदर दे आर अनऑर्डर्ड। ठीक हो गया जी, तो जेंडर एक मिसाल है। रेस के ऊपर जो हमने बात की, रेस इज ऑल्सो अनऑर्डर्ड। ठीक है, तो ब्लैक, वाइट, हिस्पैनिक, एशियन,
और वगैरह वगैरह जितनी भी रेसेस वगैरह बीच में आ सकती हैं, तो सारी की सारी दे आर इंट्रिंसिकली अनऑर्डर्ड, ठीक है। तो इसके लिए तरीक़ाकार हम क्या करते हैं कि बिकॉज देयर कैटेगोरिकल वैल्यूज़, और बिल्कुल फर्स्ट सेमेस्टर हम ये बात करते आए हैं, सेकंड सेमेस्टर में भी ये बात तफसील से की थी कि कंप्यूटर के अंदर हर चीज़ जाएगी एज नंबर्स, ठीक है। जो कुछ भी करेंगे तो आखिर में उसकी आस्की वैल्यू बनाएंगे, कुछ भी करेंगे जाएगी चीज़ नंबर के तौर पे। तो हम क्या करते हैं कि फॉर आर प्रोसेसिंग पर्पसेस हम इनको भी नंबर्स असाइन कर देते हैं। मिसाल के तौर पे चाइल्ड को हम कहते हैं कि चाइल्ड इज गोइंग टू हैव द एसोसिएटेड वैल्यू ऑफ 0, एडल्ट इज गोइंग टू हैव एन एसोसिएटेड वैल्यू ऑफ 1 एंड एल्डर इज गोइंग टू हैव एन एसोसिएटेड वैल्यू ऑफ 2, ठीक है। तो बिकॉज दे आर ऑर्डर्ड और ये 0, 1, 2 के दरमियान में भी एक ऑर्डर है, तो फिर फाइन, ठीक है। बात समझ आ रही है? योर ऑर्डर्ड जो कैटेगोरिकल वैल्यूज होती हैं वो उनके अंदर एक ऑर्डर है भी, और हमने जो उनको न्यूमेरिक वैल्यूज असाइन किए हैं उनके अंदर भी एक ऑर्डर है, तो वीर फाइन। लेकिन इस केस में फिर क्या होगा कि जेंडर के केस में एक प्रैक्टिकल नोट की ये बात है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है आपकी, स्पेशली व्हेन यू आर अप्लाइंग मशीन लर्निंग वगैरह। तो उसके अंदर मिसाल के तौर पे आप देखें कि यू हैव जेंडर, इट्स रिप्रेजेंटेड एज मेल और फीमेल, ठीक है जी। तो एम और एफ आप मशीन के अंदर टाइप कर सकते हैं, लेकिन जब आप इसको मैथमेटिकल मॉडल्स के अंदर डालते हैं तो डजंट रियली वर्क। तो आपको इसको न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन कोई ना कोई देनी होती है। तो आमतौर पे हम क्या करते हैं, हम इनको कहते हैं कि ये 1 या 2 होंगे या 0 या 1 होंगे, ठीक है। वैसे ही आर्बिट्ररी हम इसको कोई वैल्यू दे देते हैं। आई कुड हैव कॉल देम 15 एंड 39, ठीक है। जिस तरह आज की वैल्यूज है ना, तो कैपिटल ए की आज की वैल्यू 65 क्यों है? बिकॉज समबडी डिसाइडेड इट 65, ठीक है। तो 65 में कोई खास बात नहीं, बस समबडी डिसाइडेड कि इट शुड बी 65, ठीक है। इसी तरीके से हम मेल और फीमेल के अंदर क्या कर देते हैं कि हम मेल को कह देते हैं 0, फीमेल को कह देते हैं 1, या मेल को कह देते हैं 1, फीमेल को कह देते हैं 0, ठीक है। या मेल को कह देते हैं 1, फीमेल को कह देते हैं 2, या मेल को 2, फीमेल को 1, वॉट एवर, ठीक है। एक को 17, एक को 59, इट डजेंट मैटर, बस कोई 2 नंबर्स हम इसको असाइन कर देते हैं। नाउ देयर इज अ प्रॉब्लम विद दिस। प्रैक्टिकल साइड से बात करूँ, जब आप मशीन लर्निंग के अंदर इसको अप्लाई करते हैं आगे जाके, तो ये प्रॉब्लम आता है, इसलिए यहाँ पे इसको बात कर रहे हैं, ठीक है। ये हर जो आपके पास कैटेगोरिकल अनऑर्डर्ड डाटा होगा उसको हमेशा आपको ये काम करना पड़ेगा, ठीक है। नहीं करेंगे तो मसला आएगा। वो मसला क्या है कि 0 एंड 1 आर नाउ ऑर्डर्ड, ठीक है। हमें एज ह्यूमंस ये बात पता है कि 0 जो है वो हमने वैसे ही दिया है, 1 हमने वैसे ही दिया है, ठीक है। वी कुड हैव कॉल्ड देम एम एंड एफ, लेकिन उसके अंदर प्रॉब्लम ये था कि वो मशीन में हम फीड नहीं कर सकते थे, देयरफॉर वी कॉल्ड देम 0 एंड 1। अब इशू ये है कि जब आप ये मशीन के किसी मॉडल को फीड करते हैं और आप उसको कहते हैं इस डाटा के अंदर पैटर्न्स निकालो, तो वो पैटर्न क्या निकालता है कि जो छोटी वैल्यू है जेंडर की उसकी हाइट ज़्यादा होती है, और जो जेंडर की बड़ी वैल्यू है उसकी हाइट कम होती है, ठीक है जी। उसने पैटर्न ये लर्न किया समहाउ, कैसे किया वो भी हम बात नहीं कर रहे, लेकिन समहाउ मशीन ने क्या लर्न किया कि जब जेंडर की वैल्यू कम होती है तो हाइट ज़्यादा होती है, जब जेंडर की वैल्यू ज़्यादा होती है तो हाइट कम होती है ऑन एवरेज। नाउ दिस इज रॉन्ग। व्हाई? बिकॉज ये जेंडर की वैल्यू कम ज़्यादा नहीं है। हमें पता है कि 0 और 1 का आपस में कोई ताल्लुक इस जगह पर नहीं है। देयर जस्ट 2 लेबल्स जो कि हमने इनको असाइन किए हैं। व्हाट इफ इन द फ्यूचर आई डिसाइड टू कॉल मेल 1 एंड फीमेल 0, माई मॉडल इज गोइंग टू बी ब्रोकन कंप्लीटली, क्योंकि वो अजम्पशन पे चल रहा है कि छोटी वैल्यू जो है वो ये करती है बड़ी वैल्यू। सो देयर इज नो ऑर्डर, लेकिन मशीन के अंदर ये समझ नहीं है। तो आपको क्या करना होता है, बात समझ आ गई, मसला समझ आ गया कि देयर इज नो ऑर्डर बिटवीन मेल एंड फीमेल, वी असाइन देम नंबर्स 0 एंड 1, but there is an order between 0 and 1 because they are numbers. तो मैथमेटिक्स में 0 and 1 are comparable, 0 is less than 1 objectively, ठीक है। जबकि हमारा ये जो डाटा है इसके अंदर 0 और 1 आपस में ताल्लुक नहीं रखते। मशीन को ये बात आप नहीं समझा सकते, ठीक है। 0 और 1 के दरमियान में एक ऑर्डरिंग है, इंट्रिंसिक, उनकी ज़ात के अंदर एक ऑर्डरिंग है जो कि मेल फीमेल में नहीं है। तो मशीन को ये बात समझाना कि ये 0 और 1 आपस में अपने आप में ऑर्डर नहीं रखते, ये आप 0 1 के जरिए से नहीं कर सकते। यू हैव टू समहाउ चेंज 0 and 1 so that they do not remain comparable, ताकि मशीन उनको कंपेयर ही ना कर सके, ठीक है। 0 को ऐसे चेंज करेंगे, कोई ऐसी वैल्यू असाइन करेंगे जो कि इस 1 के साथ कंपेयर ना हो सके, ताकि मशीन फिर ये चीज़ ना लर्न कर सके कम वाले के साथ ये होता है, ज़्यादा वाले के साथ ये होता है, ठीक है। कैसे करेंगे वो देखते हैं तो फिर ज़रा बेहतर समझ आएगी, ठीक है। सो what we're going to do is we're going to change them into, so let's go ahead and first do this. So what I'm going to do is I'm going to take a value, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू टेक अ वेक्टर ऑफ साइज 2, ठीक है। साइज 2 क्यों? क्योंकि मेरे पास 2 पॉसिबल वैल्यूज हैं, मेल एंड फीमेल, ठीक हो गया। अब मैं मेल को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? इंस्टेड ऑफ जस्ट 0 मैं मेल को ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा कि जिस जगह पे ये 0 है इंडेक्स है और ये इंडेक्स 1 है, ठीक है। थिंक ऑफ दिस एज एन अरे और लिस्ट, ठीक है। इंडेक्स 0 जो है दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू मेल, तो इसको मैं कर दूंगा 1 और इसको मैं कर दूंगा 0, ठीक है। अब इनको हटा दें यहाँ से, इनकी कोई जरूरत नहीं है, तो सिर्फ इंडेक्स थे। तो मैंने एक वेक्टर बनाया विच इज 1 0, ठीक है। दिस नाउ कॉरेस्पॉन्ड्स टू मेल।
फीमेल के लिए क्या होगा, फीमेल का किस हमने एक्चुअल वैल्यू क्या दी थी, उसको 1 दी थी, तो इंडेक्स नंबर 1 को 1 करेंगे, बाकी सारों को करेंगे 0। ठीक है, नाउ दिस इज फीमेल। ठीक हो गया। एक और मिसाल इसकी फर्दर देता हूँ ताकि ज़रा समझ आ जाए। लेट्स से आप ये कहते हैं कि रेस है, ठीक है, तो आपके पास है ब्लैक, वाइट, हिस्पैनिक, सिर्फ 3 ले लेते हैं। ठीक है, सो ब्लैक को आपने कहा दिस इज 0, वाइट इज 1 एंड हिस्पैनिक इज 2। तो अब जब आप इनके ये वेक्टर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, इसके अंदर 3 टोटल वैल्यूज होंगी। ब्लैक के लिए आप पहले इंडेक्स को 1 करेंगे, बाकी दोनों को 0 करेंगे। ठीक है, ठीक है, इंडेक्स 0 को 1 करेंगे जो उसकी वैल्यू थी, बाकी दोनों को 0 करेंगे। वाइट के लिए आप इंडेक्स नंबर 1 को 1 करेंगे, बाकी दोनों को 0 करेंगे। और हिस्पैनिक के लिए इंडेक्स नंबर 2 को आप ऑन करेंगे, बाकी सारों को ऑफ करेंगे। ठीक है, सो ये रिप्रेजेंटेशन अब हमने बनाई है। इससे फायदा क्या हुआ कि अब ये 2 वेक्टर्स जो हैं आपके पास ये कंपेरेबल नहीं है। 2 वेक्टर्स आपस में कंपेयर नहीं हो सकते। इसको मैं थोड़ी देर बाद तफसील से बताता हूं। हमने क्या किया, रिप्रेजेंटेशन हमने बनाई 1 0 और 0 1। तो मेल इज नाउ दिस 1 0 एंड फीमेल इज 0 1। वी नाउ हैव वेक्टर्स। दिस रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड वन हॉट वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, वन हॉट क्यों कहते हैं, क्योंकि यहां पे देखें पूरे वेक्टर में आपने एक चीज को ऑन किया या हॉट किया। ठीक है, हॉट कहा जाता है कि ऑन है वो, ठीक है, बाकी सारे ऑफ हैं। तो इफ यू हैव 15 पॉसिबल वैल्यूज, उसमें से एक को ऑन करेंगे, बाकी सारों को ऑफ करेंगे। अगर ये था तो इसको ऑन करेंगे, बाकी सारों को ऑफ करेंगे। सो दिस इज कॉल्ड वन हॉट वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर। तो दिस इज वन हॉट वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर 2। ये पूरा वेक्टर जो है, दिस इज द वन हॉट वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर 2 वेयर ऑल पॉसिबल कैटेगरीज आर 3। तो वेक्टर का साइज हुआ 3 और इसमें से कौन सा ऑन होगा, इंडेक्स 2 के ऊपर जो होगा। ठीक है, इसको तामुल से जरा देख लें। ये मशीन लर्निंग में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और फॉर सम रीज़न ये सिंपल सा जो कॉन्सेप्ट है, इसको 2-3 दफ़ा देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। वी आर जस्ट चेंजिंग दी वैल्यू नंबर 0 टू अ वेक्टर। मकसद क्या है कि दोनों कंपेरेबल ना रहें। ये हमारे पास यहाँ पे एक्सटर्नल एग्जामिनर्स वगैरह आते हैं ना PhD को वो करने के लिए, तो वो बड़े इंप्रेस हो जाते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स ने वन हॉट वेक्टर रिप्रेजेंटेशन यूज़ की हुई है। ठीक है, बिकॉज यू हैव टू डू दिस। हमें नहीं समझ आती वो क्यों इंप्रेस हो जाते हैं, बिकॉज इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। यू हैव एन ऑर्डरिंग, यू वांट टू ब्रेक दैट ऑर्डरिंग। नंबर्स आर कंपेरेबल। यहाँ पे आके इसको देखें। सो व्हाई आर 2 नंबर्स कंपेरेबल? हम कहते हैं 0 इज लेस देन 1। क्यों? क्योंकि वो एक नंबर लाइन पे होते हैं। जो चीज़ आपके पास -∞ के करीब है वो छोटी है, जो +∞ के करीब है वो बड़ी है। ठीक है जी, तो दैट इज हाउ वी कंपेयर थिंग्स। सो 0 इज लेस देन 1 क्योंकि नंबर लाइन पे पहले आता है। ठीक हो गया। अगर यही चीज़ आप ले जाएं 2 डायमेंशन में, वेक्टर्स ले लें आप, एक वेक्टर आपके पास 2,2, एक वेक्टर आपके पास 3,2। दीज वेक्टर्स आर नॉट कंपेरेबल। ठीक है, आप कहेंगे भाई एक तो बड़ा है दूसरा छोटा है। ठीक है, एक वेक्टर बड़ा है दूसरा छोटा है, हमें तो नजर आ रहा है, आप कैसे कह रहे हैं कंपेरेबल नहीं? इनके मैग्नीट्यूड को आप देख रहे हैं तो देयर मैग्नीट्यूड्स आर कंपेरेबल। मिसाल के तौर पे इसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज अराउंड 3, इसका मैग्नीट्यूड इज अराउंड 4। ठीक है, तो 3 इज लेस देन 4। यस, यू आर राइट इन दैट। ठीक है, 3 इज लेस देन 4, 3 छोटा है 4 बड़ा है। ठीक है, बट द वेक्टर्स देमसेल्फ 2,2 एंड 3,3 दे आर नॉट कंपेरेबल। ठीक है जी, दे आर नॉट कंपेरेबल बिकॉज दे हैव 2 वैल्यूज इन हेयर। और जब आपके पास किसी भी वेक्टर में इधर 2 चीजें हो, इधर भी 2 चीजें हो, दे आर नो लॉन्गर कंपेरेबल। ठीक है, तो दे आर अनकंपेरेबल या नॉट कंपेरेबल। ठीक है, नॉट कंपेरेबल, पता नहीं इंग्लिश का लफ्ज क्या है, लेकिन बहरहाल दे आर नॉट कंपेरेबल एनीमोर। ठीक है, तो ये जो हमने यहां पे बनाया है, व्हाट वी हैव डन इज, जो हमने यहां पे कहा था ना कि दे आर अनऑर्डर्ड, तो वो ओरिजिनली अनऑर्डर्ड ही थे। हमने जो उनकी न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन बनाई थी, दे बिकेम अनऑर्डर्ड बट इंट्रिंसिकली दे शुड बी अनऑर्डर्ड। तो वो ऑर्डर हमने ब्रेक किस तरीके से किया कि नंबर्स, स्केलर्स को हमने वेक्टर्स में चेंज कर लिया एंड 2 वेक्टर्स आर नॉट कंपेरेबल एनीमोर। ठीक है जी, तो अब जब हम ये मशीन को फीड करेंगे तो मशीन जो है वो ये बात नहीं लर्न कर सकती कि छोटी वैल्यू ऐसा करती है और बड़ी वैल्यू ऐसा करती है, बिकॉज दे आर नो लॉन्गर छोटी एंड बड़ी। ठीक है, मेल एंड फीमेल आर 2 डिफरेंट वैल्यूज विच आर नॉट कंपेरेबल। अगर ये बात आपको नहीं पता कि 2 वेक्टर्स क्यों कंपेरेबल नहीं होते, ये थोड़ी सी हिंट मैंने आपको दे दी। देयर मैग्नीट्यूड्स आर कंपेरेबल बट द वेक्टर्स देमसेल्व्स आर नॉट कंपेरेबल। इसको थोड़ा सा तहम्मुल से हम आगे जाके दोबारा भी देखेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि स्टैटिस्टिक्स के अंदर यहाँ पे जब आप बड़ी बुनियादी सी बात करते हैं ना अनऑर्डर्ड की, वो जब आप प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन में उसको लेके जाते हैं तो इफ़ यू लीव इट एट 0 and 1 योर एनालिसिस इज गोइंग टू बी ब्रोकन। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वॉट एवर डाटा यू आर गेटिंग, इफ इट्स अनऑर्डर्ड यू मेक इट अनऑर्डर्ड बिफोर फीडिंग इट टू द मशीन, क्योंकि मशीन में फिर ये अकल नहीं है
कि वो अनऑर्डर्ड को अनऑर्डर्ड रखे और ऑर्डर्ड को ऑर्डर्ड रखे, ठीक है। ओके, सो जस्ट टू समराइज दिस, उसके बाद फिर हम इसको थोड़ा सा जाकर प्रैक्टिकल कोड की साइड पे देखते हैं। योर वेरिएबल्स आर ऑफ टू टाइप्स, एक क्वांटिटेटिव है विच इज न्यूमेरिक। न्यूमेरिक के अंदर आपके पास दो टाइप्स होती हैं, एक कंटिन्यूअस और एक आपके पास डिस्क्रीट, ठीक हो गया। दूसरी साइड पे आपके पास क्वालिटेटिव है विच आर ऑल्सो कॉल्ड कैटेगोरिकल। उसके अंदर भी आपके पास दो टाइप्स होती हैं, एक ऑर्डिनल जिनको रैंक्स भी कहा जाता है, ठीक है, तो ये आपके पास ऑर्डर्ड है लेकिन डिस्क्रीट है, और दूसरा आपके पास नॉमिनल होती है। तो नॉमिनल इज आपके पास कैटेगोरिकल है और उनके दरमियान में कोई रिलेशनशिप नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है, ठीक है जी। तो ये आपके पास हायरार्की बनती है टिपिकल, ये आपको पता होनी चाहिए। एक सवाल ये रह गया कि देर बोथ डिस्क्रीट एंड देर बोथ अनऑर्डर्ड। जो आपके पास डिस्क्रीट है आपके पास क्वांटिटेटिव की साइड से और यहाँ पे भी, ये दोनों आपके पास डिस्क्रीट है और ऑर्डर्ड है, तो डिफरेंस दोनों में क्या रह गया फिर, ठीक है। यहाँ पे आके देखें, आपने इसको कहा ये डिस्क्रीट भी है, ये भी डिस्क्रीट है, तो उधर भी 1 2 0 1 2 था, इधर भी 0 1 2 हमने लगाया, तो इसमें और उसमें फ़र्क क्या रह गया? फ़र्क ये रह गया पहले सोचना इसके ऊपर क्या फ़र्क रह गया, वरना फिर आगे मैं बता रहा हूँ कि इफ़ यू हैव द नंबर ऑफ किड्स इन अ हाउस होल्ड, इधर 2 हैं, इधर 3 हैं, उधर 4 हैं, उधर 5 हैं, ठीक है, तो बाकी को छोड़ दें, 2 ले लें सिर्फ, इधर 2 हैं, इधर 3 हैं। मैं आपको कहूँ कि मुझे एवरेज नंबर ऑफ किड्स इन अ हाउस होल्ड बताएं इन दोनों घरों का, तो यू डू 2 + 3 divided by 2 which is 2.5, so that makes sense, ठीक है। 2.5 number of kids when you take an average makes sense। अगर आपको कोई कहे ना कि पाकिस्तान में जितने भी घर हैं उनके अंदर ऑन एवरेज 2.5 बच्चे हैं, ठीक है, तो आप कभी भी ये नहीं सोचेंगे कि भाई एक्चुअली 2.5 बच्चा हर घर में है, ठीक है। इट डिपेंड्स कि जब आप एवरेज करेंगे तो 2.5 बच्चा, तो इट मेक्स सेंस टू अस। लेकिन जो आपके पास कैटेगोरिकल है, अगर मैं आप उसको उसमें आपको ये कहूँ कि व्हाट इज द एवरेज एज ग्रुप, तो इट मेक्स नो सेंस, क्योंकि चाइल्ड एक एज ग्रुप है और एडल्ट दूसरा एज ग्रुप है। अगर आप इन दोनों की एवरेज लेते हैं तो इट मेक्स 0 सेंस, ठीक है जी। तो इन दोनों में फर्क यह है कि आपके पास यहां पे इसके अंदर एवरेजेस मेक सेंस, ठीक है, और यहां पे एवरेजेस डू नॉट मेक सेंस, ठीक है जी। दोनों में फर्क ये रहता है। आगे जब इसको अप्लाई करेंगे थोड़ा सा तो सीधे पता चल जाएगा। लेट्स गो ओवर टू द कोड और वहाँ पे जाके देखते हैं इन डाटा की क्या एग्जांपल्स हमारे पास हैं, और ये 1 हॉट को भी थोड़ा सा देखते हैं। जी, हमने अपनी नोटबुक खोली हुई है। 01 डाटा टाइप्स, इसके अंदर हम वही काम करेंगे जो कि हमने लास्ट टाइम किया था। हम पहले डाटा सेट को लोड करेंगे, तो पैंडास को इंपोर्ट किया, फिर हमने यहाँ पे अपनी CSV फाइल को रीड कर ली, और सबसे पहले हम देखने के लिए कि कौन कौन से कॉलम्स हमारे पास अवेलेबल हैं, तो हम उनको देख सकते हैं कि ये कॉलम्स हमारे पास अवेलेबल हैं। एनहेंस के फुल डाटा सेट के अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉलम्स हैं, हमारे पास थोड़े कम हैं, इन्हीं के साथ हम काम करना चाहते हैं। सो जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने किया था, इस तरीके से हम लोगों ने वेट लिया था। तो वेट अब आपको पता है कि आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू है और कंटिन्यूअस है, तो ये चूंकि कंटिन्यूअस है तो आप इसका मीन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास पैंडास के अंदर एक अवेलेबिलिटी है डॉट मीन की। लास्ट टाइम हम लोगों ने मैनुअली किया था, यहाँ पे हम इसको डॉट मीन के जरिए से ले सकते हैं। तो देखें एसेंशियली वही वैल्यू आई 81.34। तो ये देखें, ये जो मीन कैलकुलेट करता है, तो ये जो नॉट अ नंबर वैल्यूज़ थी उनको इग्नोर करके ही कैलकुलेट करता है, ठीक है। ये इतनी सेंस इसके अंदर ऑलरेडी है। हम लोग ये कर सकते हैं कि इसकी एजुकेशन निकालें, ठीक है। तो ये एजुकेशन जो है, एजुकेशन लेवल है एसेंशियली। तो दिस इज़ कैटेगोरिकल, तो इसके अंदर अगर आप डॉट यूनिक कर लें तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं। तो डिफरेंट लेवल्स हैं यहाँ पे आपके पास। आप एनहेंस के जो डाटा सेट लास्ट टाइम भी आपको उनके साथ लिंक्स वगैरह शेयर किए थे, यहाँ पे भी दिया हुआ है, उसके अंदर जाके देख सकते हैं कि ये जो है इसके अंदर इन लेवल्स का स्पेसिफिकली क्या मुराद है। एसेंशियली इस हाई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इस किस्म के लेवल्स इन्होंने क्रिएट किए हुए, ठीक है। सो दिस इज़ योर कैटेगोरिकल ऑर्डर्ड। यहाँ पे देखें, आपको न्यूमेरिकल जो डिस्क्रीट है वो मैंने नहीं दिया हुआ, वो इसलिए क्योंकि आमतौर पे न्यूमेरिकल हम जो कंटिन्यूअस वैल्यूज़ हैं उन्हीं को लेते हैं। न्यूमेरिकल डिस्क्रीट वैल्यूज़ कम जगह पे आती हैं, जहाँ आती हैं वो बड़ी टॉय किस्म की एग्जांपल्स होती हैं। मिसाल के तौर पे टी-शर्ट साइजेस हैं आपके पास, तो उसके ऊपर लेते हैं, एजेस हैं, कुछ चीज़ें हैं जिसके अंदर वो होती हैं, बट देर वेर फेयरली ऑब्वियस। वो एनहेंस में यहाँ पे हमारे पास ऐसा नहीं है कोई। यहाँ पे आपके पास जो कैटेगोरिकल अनऑर्डर्ड है उसके अंदर आपके पास जो जेंडर है, सो दिस इज़ द जेंडर वेरिएबल, इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें, तरीकाकार आमतौर पे यही है कि आप एसेंशियली इसके ऊपर काम करने की जगह देखें, जिस तरह यहाँ पे मैंने डॉट यूनिक लिखा है, उसकी जगह पे आप इसको किसी वेरिएबल में सेव कर लेते हैं और फिर उस वेरिएबल के ऊपर काम करते हैं। तो इट डज़ नॉट क्रिएट अ कॉपी, एसेंशियली इट्स अ शॉर्टकट, इसके जरिए से आप काम कर सकते हैं। तो इफ़ यू से जी डॉट यूनिक तो आपको पता चलेगा कि 1 और 2, जिस तरह हमने वहाँ पे भी नोटबुक में 0-1 लिया था, यहाँ पर उन्होंने उसको 1-2 लिया है। अगेन इट मेक्स नो डिफरेंस, 1 इज़ मेल, 2 इज़ फीमेल, इट मेक्स नो डिफरेंस कि आप इसको 1-2 लें या 0-1 लें, बिकॉज इससे भी जब आप जाके वो बनाएंगे 1 हॉट फैक्टर रिप्रेजेंटेशन बनेंगे, तो इससे भी आपके पास 1-0 और 0-1 ही बनेगा,
ठीक है जी, जो कि हम मशीन को फीड करना चाहते हैं। इसको थोड़ा सा यहाँ पे देख लें तफसील से कि वन हॉट रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से करते हैं। तो अगेन पैंडास को इंपोर्ट करने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, हम पहले से इंपोर्ट कर चुके हैं। यहाँ पे आप देख लें कि हमारे पास एक लिस्ट है जिसके अंदर हमारे पास वैल्यूज़ हैं। सो वी हैव एनिमल्स हैं, उनकी टाइप्स हमने अपने पास सिर्फ सेव किए हैं, फिलहाल ये सिर्फ लिस्ट है। सो वी हैव बर्ड, कैट, डॉग, अनदर बर्ड एंड अ थर्ड बर्ड, ठीक है, ये हमारे पास चीज़ें। इनसे हम बनाना चाह रहे हैं पैंडास का डाटा फ्रेम। तो आपको मैंने जो पहला डेमो दिया था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि पैंडास का डाटा फ्रेम इज एसेंशियली इट्स अ लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज, ठीक है, इट्स अ डिक्शनरी ऑफ लिस्ट्स। तो यहाँ पे देखें हमने इसको क्या कहा कि डी जो है वो एक डिक्शनरी है, उसके अंदर कॉलम का नाम है कैटेगोरिकल और इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो ये बी है, ठीक है। सो ये जब आप इसको कैटेगोरिकल कहेंगे, दिस इज गोइंग टू बी द कॉलम नेम एंड बी इज गोइंग टू बी दी वैल्यूज इन दैट कॉलम, ठीक है। रन करके देखते हैं तो ज़रा बेहतर पता चलेगा। और हम फिर इसको कहते हैं कि इस डिक्शनरी को पकड़ो और इससे एक नया डाटा फ्रेम बना दो, ठीक है। सो इसेंशियली हुआ क्या कि आप यहाँ पे आके इस डाटा फ्रेम को देखें, आपने ये लिस्ट ली, इस लिस्ट को असाइन कर दिया इस कॉलम की वैल्यूज़ में और उससे आपने उठा के फिर एक डाटा फ्रेम बना लिया। तो यू गेट द सेम थिंग जो कि अगर आप CSV से रीड करते तो भी ये बनता था। यहाँ पे हम लोगों ने अपने लिए एक डमी सी एग्जांपल बनाई है ताकि इसके ऊपर हम काम कर सकें, ठीक है। अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे है बर्ड, कैट, डॉग वगैरह वगैरह, ठीक है। दूसरा कैट है, दूसरा बर्ड है। तो अब हम इनको एक कोई वैल्यूज असाइन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आई कैन से बर्ड इज़ 1, कैट इज़ 2 एंड डॉग इज़ 3, ठीक है, या 0, 1, 2 हम इसको वैल्यूज दे सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको दे दें तो बर्ड विल बी लेस देन कैट एंड कैट विल बी लेस देन डॉग, विच इंट्रिंसिकली इन तीनों के दरमियान में कोई ऑर्डर नहीं है, देयर कैटेगोरिकल अनऑर्डर्ड डाटा। तो उस अनऑर्डर्ड को रखने के लिए हम क्या करेंगे, इसको कैटेगोरिकल को आप देखें तो आपको ये मिलेगा। हम क्या करेंगे, इसकी वन हॉट वेक्टर रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे। उसके लिए पैंडास आपको पहले से एक बिल्ट इन फंक्शन प्रोवाइड करता है विच इज कॉल्ड pd.getDummies, ठीक है। इसको आप ये बताएंगे कि भाई किस सीरीज में, ठीक है, पैंडास की जो एक कॉलम की वैल्यूज होती है इनको सीरीज कहा जाता है, ठीक है। तो डाटा फ्रेम इज अ कलेक्शन ऑफ सीरीज। तो आपके पास हम इसको कहते हैं कि इस डीएफ कैटेगोरिकल से उठाओ, ठीक है, और जो नए कॉलम्स क्रिएट करोगे उनकी प्रीफिक्स होगा कैटेगरी। इसको रन करता हूँ अगेन तो फिर पता चलेगा, ठीक है। अब ये देखें इसने क्या चीज़ बनाई है, ये देखें pd.getDummies, इसके अंदर इसने यहाँ से वैल्यूज उठाई हैं, ये डाटा फ्रेम नया बना के आपको देगा, ठीक है। पिछले डाटा फ्रेम की सीरीज से इसने वैल्यूज उठाई, लेकिन अब आपको एक नया डाटा फ्रेम बना के देगा जिसके अंदर होगा कैटेगरी अंडरस्कोर बर्ड, कैटेगरी अंडरस्कोर कैट, कैटेगरी अंडरस्कोर डॉग। सो इसेंशियली अगर आप इसको एक रो को देखें तो इट्स अ वेक्टर, ठीक है। शुरू का तो इंडेक्स है ना कि दैट्स रो नंबर 0, उसको छोड़ दें, इस 0 को छोड़ दें, दिस इज दी वेक्टर का इंडेक्स, वेक्टर नंबर 0 है, इसको छोड़ दें, यहाँ से बात शुरू हो रही है। सो दिस इज 1 0 0, सो बर्ड इज 1 0 0। इसकी वन हॉट वेक्टर रिप्रेजेंटेशन क्या है, पहला इंडेक्स इज 1, बाकी सारे 0, ठीक है, 1 हॉट। दूसरा जो आपके पास कैट है उसके अंदर कैट वाला इंडेक्स जो है वो ऑन है, बाकी सारे ऑफ हैं, ये हॉट है, बाकी सारे कोल्ड है। इस तरीके से डॉग जो है दैट इज उसका तीसरे वाला ऑन और बाकी सारे के सारे ऑफ, ठीक है। अब देखें यहाँ पे इसके बाद जब बर्ड दोबारा आई है, ठीक है, तो बर्ड का वही रिप्रेजेंटेशन है 1 0 0। टोटल नंबर ऑफ वेक्टर्स आपके पास 3 क्यों हैं, क्योंकि यू हैव बर्ड, कैट एंड डॉग। जोन सा इसमें से कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रूथ होगा उसको ऑन करेंगे, बाकी सारों को ऑन कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, इसको हमने एक डाटा फ्रेम क्रिएट किया है बेस्ड ऑन दिस कैटेगोरिकल वैल्यू। तो यहाँ पे हमारे पास ओरिजिनल डाटा किस शक्ल में था, बर्ड, कैट, डॉग, कैट, बर्ड, बर्ड, वर्ड्स लिखे हुए थे। इन वर्ड्स को हम मशीन को फीड नहीं कर सकते, इनसे हमने रिप्रेजेंटेशन क्रिएट कर लिए यहाँ पे, न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन, जो कि अब हम मशीन को फीड भी कर सकते हैं एंड दिस इज स्टिल अनऑर्डर्ड। कहेंगे कैसे फीड कर सकते हैं, तो इसके अंदर से डॉट वैल्यूज अगर आप करें तो यू गेट दीज एसेंशियल वेक्टर्स आउट। अब आप यहाँ पे इनको देख सकते हैं कि दीज आर 1 हॉट वेक्टर्स, ठीक है। 1 हॉट, दिस इज कैट, दिस इज बर्ड, दिस इज कैट, दिस इज डॉग, दिस इज कैट, बर्ड एंड बर्ड, ठीक है जी। तो ये numpy का आपको एक अरे मिला है जिसके अंदर आपके पास ये सारे वेक्टर्स हैं और एक वेक्टर इज 1 हॉट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कैटेगोरिकल अनऑर्डर्ड वेरिएबल बर्ड, ठीक है, और कैट और डॉग, ठीक है। इसको तअम्मुल से 2-3 दफ़ा चलाएं, बाद में इसके ऊपर हम तफसील से दोबारा भी आएंगे। सिर्फ यहाँ पे ये बात बतानी ज़रूरी थी कि व्हेन यू हैव कैटेगोरिकल अनऑर्डर्ड इंफॉर्मेशन वेरिएबल्स, उनको जब आप न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो इफ़ यू रिप्रेजेंट एम यूजिंग स्केलर्स तो उनके अंदर ऑर्डर आ जाता है विच destroys the intrinsic nature of the variable. So you have to make it unordered again, and you do it by representing them not as scalars but as vectors, and specifically 1 hot vectors. Okay? So ये हमारे डाटा के बारे में बात थी। अब इसके बाद हम ये बात शुरू करेंगे कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो डाटा हैं हमारे पास, इन डाटा को हम कैसे विजुअलाइज़ कर सकते हैं और विजुअलाइज़ करके कैसे हम बेहतर तरीके से इनकी एक लार्ज कलेक्शन को समझ सकते हैं और फर्दर आगे अपने ऑडियंस को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो डाटा विजुअलाइजेशन के ऊपर अभी हम थोड़ी सी बात करेंगे।